क्या हमारी चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस एक अनंत कॉस्मिक न्यूरल नेटवर्क का हिस्सा है? क्या ये हो सकता है कि जिसे हम असलियत समझते हैं वो महज एक बायोलॉजिकल सिमुलेशन हो, एक बहुत ही एडवांस्ड वीडियो गेम? नमस्कार और स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही गहरे सवालों में उतरने वाले हैं और हमारी पड़ताल का आधार है वैदिक फिजिक्स डिकोडिंग द कॉस्मिक सिमुलेशन नाम के एक लेख से लिए गए कुछ अंश। हमारा मिशन आज किसी चीज को साबित करना नहीं है, बल्कि एक पुल बनाने जैसा है। एक तरफ है आईआईटी का लॉजिक और नासा का स्पेस डेटा, और दूसरी तरफ शिव और अद्वैत वेदांत के हजारों साल पुराने रहस्य। हम बस ये देखेंगे कि क्या ये दो अलग-अलग भाषाएं एक ही कहानी कह रही हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी एक विचार को दूसरे पर थोप नहीं रहे हैं। ये कोई विज्ञान बनाम अध्यात्म की लड़ाई नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि हमें दो अलग-अलग नक्शे मिले हैं और दोनों एक ही खजाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक नक्शा गणित की भाषा में है, दूसरा ध्यान और अनुभव की। हम बस ये देख रहे हैं कि क्या इन दोनों के लैंडमार्क्स एक जैसे हैं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो चलिए पहला लैंडमार्क देखते हैं। विज्ञान में, खासकर क्वांटम फिजिक्स में, एक बहुत ही अजीब और माइंड बेंडिंग आइडिया है, द ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका सार क्या है? इसका सार कुछ ऐसा है। मान लीजिए एक कण है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन। जब तक आप उसे देख नहीं रहे, वो एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है, एक संभावना की लहर की तरह। इट एग्जिस्ट्स इन अ स्टेट ऑफ प्योर पोटेंशियल। लेकिन जिस पल आप उसे मापने की कोशिश करते हैं, वो लहर ढह जाती है और कण एक ही जगह पर सेटल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स कैमरा शाय है। हाँ, बिल्कुल। तो सिर्फ हमारा देखने का काम ही असलियत को एक ठोस रूप दे रहा है। मतलब बिना देखने वाले के कोई निश्चित दृश्य है ही नहीं। हाँ, कमाल है। यानी देखने वाला ही असलियत को बना रहा है। अब यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ा कनेक्शन बनाता है। वो इसे सीधे अद्वैत वेदांत के सिद्धांत से जोड़ता है। अद्वैत यानी नॉन ड्युअलिटी या दो नहीं। एग्जैक्टली। अद्वैत का मूल सिद्धांत यही है कि देखने वाला यानी ऑब्जर्वर और जिसे देखा जा रहा है यानी ऑब्जेक्ट, ये दो अलग चीजें हैं ही नहीं। ये एक ही चेतना के दो पहलू हैं। तो जब क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऑब्जर्वर के बिना कोई डेफिनेट रियलिटी नहीं है, तो वो अद्वैत के इस विचार के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। स्रोत यहाँ से एक और बड़ी छलांग लगाता है। वो कहता है कि जिसे आज के टेक गुरु और वैज्ञानिक सिमुलेशन थ्योरी कह रहे हैं, उसे हमारे वेदों ने हजारों साल पहले माया कहा था। ये एक बहुत बड़ा दावा है। माया के विचार को सीधे सीधे आज की सिमुलेशन थ्योरी से जोड़ना। स्रोत ऐसा क्यों कहता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, स्रोत के अनुसार माया का मतलब सिर्फ भ्रम या इल्यूजन नहीं है। उसका ज्यादा गहरा मतलब है एक रचित वास्तविकता, अ कंस्ट्रक्टेड रियलिटी। एक ऐसी दुनिया जो हमें पूरी तरह ठोस और असली लगती है, लेकिन वो एक गहरे अदृश्य सत्य पर टिकी हुई है। जैसे एक वर्चुअल रियलिटी गेम। बिल्कुल। गेम के अंदर सब कुछ असली लगता है, पहाड़, नदियां, लेकिन सब कुछ एक अंडरलाइंग कोड पर चल रहा है। स्रोत कहता है कि माया यही है, अ डिवाइन वर्चुअल रियलिटी। वाह! तो अगर ये एक सिमुलेशन है, तो इसका हार्डवेयर कहाँ है? इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहीं पर डार्क मैटर की बात आती है ना? बिल्कुल। आज खगोल विज्ञानी कहते हैं कि हम जिस पदार्थ को देख सकते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5%? हाँ, बाकी 95% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। हम इसे देख नहीं सकते, माप नहीं सकते, बस इसका गुरुत्वाकर्षण महसूस कर सकते हैं। तो स्रोत यहाँ एक काव्यात्मक सवाल पूछता है, क्या यही डार्क मैटर वो अव्यक्त है? अव्यक्त मतलब? अव्यक्त यानी ए नॉन मैनिफेस्ट रियलिटी, जो पर्दे के पीछे है, लेकिन पूरा खेल उसी से चल रहा है। ये सिमुलेशन का हार्डवेयर हो सकता है, वो अदृश्य सबस्ट्रेट जिस पर हमारी 5% की माया चल रही है। ये सोचना ही हैरान करने वाला है कि हम जिसे सब कुछ समझते हैं, वो असल में सिर्फ 5% है। ये तो ऐसा है जैसे हम समुद्र के ऊपर की लहरों को देखकर कहें कि हमने पूरा समुद्र समझ लिया। सही बात है, जबकि 95% गहराइयां तो अभी बाकी हैं। तो एक तरफ ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा अव्यक्त है, पर्दे के पीछे, और स्रोत कहता है कि यही बात हमारे अंदर भी लागू होती है। हमारा ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो अव्यक्त है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पड़ताल का अगला पड़ाव है। स्रोत बाहरी ब्रह्मांड से भीतरी ब्रह्मांड की तरफ आता है। आजकल बायो हैकिंग शब्द बहुत पॉपुलर है। लोग अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अपनी डाइट, नींद, हर चीज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से अपने शरीर के हार्डवेयर को अपग्रेड करना। लेकिन स्रोत कहता है कि असली खेल हार्डवेयर का नहीं, सॉफ्टवेयर का है। असली हैकिंग शरीर की नहीं, बल्कि मन की कोडिंग को बदलने की है। इसे वो सोल बनाम बॉडी का खेल कहता है। बिल्कुल। और इस भीतरी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट देता है, लेगेसी कोड। जैसे किसी पुरानी कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम में बरसों पुराना कोड होता है जो आज भी चल रहा है और दिक्कतें पैदा करता है, वैसे ही हमारे मानसिक सिस्टम में भी एक लेगेसी कोड है। लेगेसी कोड, मुझे ये कंप्यूटर एनालॉजी तो समझ आ रही है, लेकिन एक इंसान की जिंदगी में ये कैसा दिखता है? कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सोचिए, किसी को पब्लिक में बोलने से बहुत डर लगता है। क्यों? हो सकता है जब वो 8 साल का था तो स्कूल में एक कविता सुनाते हुए अटक गया था और पूरी क्लास उस पर हंसी थी। वो घटना तो 20 साल पहले खत्म हो गई, पर उस अनुभव से बना एक कोड, पब्लिक स्पीकिंग इज डेंजरस, आज भी उनके सिस्टम में एक बैकग्राउंड प्रोग्राम की तरह चल रहा है। अच्छा। ये कोड उनके फैसलों को, उनके रिश्तों को, हर चीज को अदृश्य रूप से प्रभावित कर रहा है। स्रोत कहता है कि हम सब ऐसे ही हजारों अदृश्य कोड्स पर चल रहे हैं। हमारी आदतें, हमारे डर, हमारी मान्यताएं, ये सब हमारा लिगेसी कोड है। वाह! तो हम सब अपने बचपन के पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं। ये तो थोड़ी निराशाजनक बात है। तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? यहीं पर स्रोत भक्ति मार्ग को एक कार वॉश कहता है। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनकर थोड़ा ज्यादा ही सरलीकरण लगता है। भक्ति तो एक बहुत पर्सनल चीज है। क्या स्रोत इसे सिर्फ एक मैकेनिकल कोड क्लीनिंग प्रोसेस की तरह देखता है? आपका संदेह जायज है और ये बहुत जरूरी सवाल है। कार वॉश एक सरल मेटाफर है, पर इसके पीछे का आइडिया गहरा है। स्रोत के अनुसार यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं है। यहाँ भक्ति का मतलब है एक गहरी अवस्था, अ स्टेट ऑफ सरेंडर एंड ट्रस्ट। ये उस अहंकार या ईगो को छोड़ने की प्रक्रिया है जो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और पुराने डर पर टिका रहता है। हाँ, जब आप उस कंट्रोल को छोड़ते हैं तो आप सिस्टम को एक मौका देते हैं कि वो पुराने डर आधारित कोड को मिटा सकें। ये कार वॉश जैसा इसलिए है क्योंकि आप खुद को धोने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बस खुद को एक उच्च शक्ति, चाहे आप उसे ब्रह्मांड कहें, ईश्वर कहें या अपना उच्च स्व कहें, के प्रवाह में छोड़ देते हैं। अच्छा, तो ये लेटिंग गो की प्रक्रिया है। ये ऐसा है कि आप एक बहुत उलझी हुई रस्सी को जबरदस्ती खींचकर सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे वो और उलझ रही है। और भक्ति का मतलब है कि आप बस रस्सी को ढीला छोड़ दें ताकि वो खुद ब खुद सुलझने लगे। इट मेक्स सेंस नाउ। ये चेतना को एक डरे हुए ऑपरेटर से निकालकर एक भरोसेमंद यूजर में बदल देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कहता है कि आप सिर्फ इस खेल के किरदार नहीं हैं जो अपने पुराने कोड से बंधा हुआ है। आपके पास सिस्टम को रीबूट करने का विकल्प है। और यहीं से हम इस पड़ताल के सबसे दिलचस्प हिस्से में पहुंचते हैं। हाँ, जहां ये सब कुछ एक साथ आता है। स्रोत एक सदियों पुराना सवाल पूछता है, मैं कौन हूं? हु एम आई? लेकिन इसे सिर्फ एक फिलॉसफिकल सवाल की तरह नहीं पेश किया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल बताया गया है। बिल्कुल। स्रोत इसे इस कॉस्मिक सिमुलेशन से बाहर निकलने का एग्जिट कमांड कहता है। एक मिनट, एग्जिट कमांड मतलब जैसे हम किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन दबाते हैं या एग्जिट टाइप करते हैं। ये तो कमाल का मेटाफर है। ये मैं कौन हूं के सवाल को एक फिलॉसफिकल पहेली से हटाकर एक प्रैक्टिकल हैकिंग टूल बना देता है। एग्जैक्टली। ये गेम चेंजर है। जब तक आप पूछते हैं मैं दुखी क्यों हूं या मुझे और पैसा कैसे मिलेगा, आप गेम के अंदर ही सवाल पूछ रहे हैं। आप अपने किरदार की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। लेकिन जिस पल आप पूरी ईमानदारी से पूछते हैं ये मैं कौन है जो ये सब अनुभव कर रहा है, आप गेम के नियमों पर ही सवाल उठा देते हैं। हाँ, आप अपने किरदार से हटकर उस खिलाड़ी को खोजने लगते हैं जो जॉयस्टिक पकड़े हुए है। ये अपनी पहचान को शरीर और मन से हटाकर उस शुद्ध चेतना पर ले जाने की प्रक्रिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि विज्ञान गलत है और अध्यात्म सही है या इसका उल्टा। स्रोत के अनुसार ये दोनों एक ही सच की पड़ताल कर रहे हैं, बस अलग अलग औजारों से। हाँ, और स्रोत इसके लिए एक बहुत सुंदर सादृश्य देता है। वो कहता है कि विज्ञान परछाई को पढ़ रहा है, द शैडो। परछाई? हाँ, यानी बाहरी दुनिया, पदार्थ, ऊर्जा, ब्रह्मांड के नियम, ये सब चेतना की परछाई है।
विज्ञान ये समझने की कोशिश कर रहा है कि परछाई कैसे काम करती है, इसके नियम क्या हैं, और अध्यात्म स्वयं को जान रहा है, द मी, यानी उस प्रकाश के स्रोत को, उस चेतना को जिसकी वजह से ये परछाई बन रही है। और जब ये दोनों मिलते हैं, जब परछाई का अध्ययन करने वाला ये समझने लगता है कि परछाई का स्रोत क्या है, और स्वयं को जानने वाला ये समझने लगता है कि उसकी परछाई कैसे काम करती है, तब जन्म होता है वैदिक फिजिक्स का एक एकीकृत ज्ञान। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज तब तक अधूरी है जब तक हम उस चेतना को नहीं समझते जो इस ब्रह्मांड को समझ रही है। विज्ञान हमें बताता है क्या और कैसे, अध्यात्म इशारा करता है कौन और क्यों की तरफ। वैदिक फिजिक्स इन दोनों को जोड़ने का एक फ्रेमवर्क है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो कुछ बड़ी बातें सामने आती हैं। पहला ये कि जिसे हम ठोस ब्रह्मांड कहते हैं वो एक सिमुलेशन या माया हो सकता है, जैसा कि प्राचीन ग्रंथ कहते हैं और मॉडर्न फिजिक्स भी इशारा कर रही है। दूसरा, हमारी चेतना एक पुराने लेगेसी कोड पर चल रही है, लेकिन हमारे पास उस सॉफ्टवेयर को डीबग करने की क्षमता है। हाँ, उसे अपडेट करने की। और तीसरा, विज्ञान और अध्यात्म दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सच को समझने के दो अलग अलग उपकरण हैं। और शायद सबसे जरूरी बात जो स्रोत कहता है वो ये है, हम इस मशीन का हिस्सा नहीं हैं, हम इसके प्रोग्रामर हैं। वाह! वी आर नॉट कॉग्स इन द मशीन, वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ इट। ये सोच हमें एक पीड़ित की भूमिका से निकालकर एक निर्माता की भूमिका में रखती है। ये कहता है कि अगर आपको अपनी हकीकत पसंद नहीं आ रही है तो शायद आपके पास उसका कोड बदलने की शक्ति है। ये सच में एक सिस्टम अपडेट जैसा महसूस होता है। आज की बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत कहता है कि मैं कौन हूं इस सिमुलेशन से बाहर निकलने का एक एग्जिट कमांड है। तो इस सिमुलेशन से एग्जिट करने का असली मतलब क्या होगा? क्या ये शारीरिक मृत्यु है, या ये जीते जी उस अवस्था को पाना है जिसे हम मोक्ष या ज्ञानोदय कहते हैं, या ये कुछ और है, चेतना का एक ऐसा स्तर जिसे हम अपनी वर्तमान समझ से सोच भी नहीं सकते? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।